वेलकम स्टूडेंट्स। चलिए, ट्रांसपोर्टेशन तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और ट्रांसपोर्टेशन में जितने भी प्रॉब्लम्स थे आप लोगों ने सॉल्व कर रहे होंगे। उसको सॉल्व करने के बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है आप लोग उसको कंप्लीट कर लीजिए और उसका आंसर मुझे भेजिए। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को दिया हुआ है। चलिए, आज हम लोग नए चैप्टर के साथ क्लास शुरू करें। वह नया चैप्टर हम लोगों का क्या है? असाइनमेंट। वो भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट में अभी तक में चॉइस आ रहा है, यानी दोनों क्वेश्चन एक बार एक पेपर में नहीं आ रहा है, यानी या तो ट्रांसपोर्टेशन आएगा या तो असाइनमेंट आएगा। इस तरह का चांसेस बना हुआ रह रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा असाइनमेंट के बारे में हम लोग भी डिस्कस करेंगे आज। चलिए, और उससे पहले अब मैं बात करूं असाइनमेंट की, तो ट्रांसपोर्टेशन जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग का एक स्पेशल मॉडल है, उसी तरीके से असाइनमेंट भी लीनियर प्रोग्रामिंग का मॉडल है, ये आपको याद रखना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, यानी कि असाइनमेंट एक स्पेशल टाइप का मॉडल है लीनियर प्रोग्रामिंग का। लेकिन असाइनमेंट वर्ड से हम अगर ये बात करें तो असाइनमेंट वर्ड क्या कह रहा है कि आप जॉब का अलॉटमेंट करेंगे या वर्क का अलॉटमेंट करेंगे वर्कर्स को, या मशीन पे हमें जॉब को अलॉट करना है, यानी कि इस तरह के हमारे पास प्रॉब्लम को क्या कहेंगे? असाइनमेंट प्रॉब्लम कहेंगे। यहाँ पे असाइनमेंट वर्ड ही यूज है। अलॉटमेंट ऑफ जॉब किसको? वर्कर्स को। यानी बेसिकली असाइनमेंट प्रॉब्लम बेसिकली कंसर्न विद द सिचुएशन वेयर द अलॉटमेंट ऑफ जॉब्स टू डिफरेंट वर्कर्स अकॉर्डिंग टू वन टू वन बेसिस के आधार पर जो हम क्या करते हैं? असाइन करते हैं जॉब को, दैट इज कॉल्ड ए असाइनमेंट प्रॉब्लम। चलिए इस पॉइंट्स को लिखते चलेंगे ताकि आपको एमसीक्यूज वगैरह में आसान होगा। सबसे पहला, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ linear programming problem. It is a special type of linear programming problem. It is concerned with situation of allotment of different jobs to different workers. Different jobs to different workers according to वन टू वन बेसिस एक वर्कर को एक ही जॉब मिलेगा। टू मिनिमाइज द टाइम एंड कॉस्ट। ध्यान देना, अब हमारे पास आप लोग को मैंने ये डेफिनेशन बताया कि असाइनमेंट प्रॉब्लम इज बेसिकली कंसर्न विद द सिचुएशन where the allotment of different jobs to different workers according to one-to-one basis
अकॉर्डिंग टू 1-to-1 बेसिस टू मिनिमाइज द टाइम एंड कॉस्ट। हमारे पास प्रॉब्लम क्या आया, हमारे पास डिफरेंट वर्कर्स हैं और डिफरेंट जॉब्स हैं, कौन से वर्कर को कौन से जॉब दिए जाएं, क्योंकि हर वर्कर्स हर जॉब कर सकता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया कि मान लिया हमारे पास 5 टाइपिस्ट हैं और मेरे पास 5 बुक्स भी हैं। हर टाइपिस्ट बुक्स को टाइप कर सकते हैं, लेकिन हर टाइपिस्ट का टाइपिंग स्पीड अलग अलग होगा। जब हर टाइपिस्ट का टाइपिंग स्पीड अलग अलग है तो मुझे कौन से टाइपिस्ट को कौन सी बुक देनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू 1-to-1 बेसिस। एक टाइपिस्ट को एक ही बुक देना है तो किस टाइपिस्ट को कौन सी बुक असाइन की जाए जिससे कि मेरा समय भी कम लगे और मेरा कॉस्ट भी कम हो। तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ असाइनमेंट या असाइनमेंट प्रॉब्लम है। चलिए देखिए हमारे पास क्या है, यहां पे सिचुएशन क्या हो गया। हमारे पास जॉब्स हैं एंड वर्कर्स हैं। J1, J2, J3, J4, मैंने मान लिया 4 जॉब्स हैं एंड 4 वर्कर्स हैं, W1, W2, W3 एंड W4, 4 वर्कर्स हैं। हर वर्कर्स हर जॉब को कर सकते हैं, मतलब जॉब 1 किसी भी वर्कर को कर सकता है, जॉब 1 को कोई भी वर्कर कंप्लीट कर सकता है, जॉब 2 को कोई भी वर्कर कंप्लीट कर सकता है, जॉब 3 को भी कोई भी वर्कर कंप्लीट कर सकता है, जॉब 4 को भी कोई भी वर्कर कंप्लीट कर सकता है। तो आपके दिमाग में आएगा कि सर क्यों ना हम ऐसा करें कि जो सबसे कम समय ले रहा हो या जो सबसे कम कॉस्ट में कर रहा है उसी को अलॉट करें। चलिए मैंने आपकी बात मान ली कि जो वर्कर्स किसी जॉब को सबसे कम समय में या सबसे कम कॉस्ट में करेगा मैं उसको अलॉट कर दूं। इत्तेफाक से मान लीजिए कि 2 वर्कर्स का किसी पर्टिकुलर एक जॉब का सेम कॉस्ट है। अब क्या करें, कौन सा आप जॉब दें? एक जॉब एक ही वर्कर को देना पड़ेगा। तो अगर मैं एक जॉब किसी दूसरे वर्कर को तो अलग दूंगा ही दूंगा। अगर मैं अलग दे रहा हूं तो मेरा कॉस्ट बढ़ेगा या घटेगा, ये सारी एनालिसिस की बात आ जाती है। तो पहला तो ये प्रॉब्लम आता है कि हमारे पास जितने वर्कर्स हैं, जितने जॉब्स हैं, तो मेरा अलॉटमेंट तो हो सकता है, लेकिन सिचुएशन और भी अलग हो सकता है। मान लीजिए मेरे पास 4 जॉब्स हैं और 3 ही वर्कर्स हैं। अब ध्यान दीजिए, 4 जॉब्स हैं और 3 वर्कर्स है, मुझे 1-to-1 बेसिस पे देना है, तो इसका मतलब मुझे एक जॉब तो कंप्लीट कर ही नहीं सकता हूं मैं, क्योंकि मेरे पास 3 ही वर्कर हैं। या हमारे पास क्या है, एक जॉब 3 है और वर्कर 4 हैं, जॉब 3 है और वर्कर 4 हैं, तो उस केसेस में हमारे पास क्या आएगा, उस केसेस में हमारे पास किसी एक वर्कर को मुझे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जॉब 3 ही है। तो इस तरह का भी सिचुएशन आ सकता है। तो ये चीजें हम लोगों को थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आता है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम के लिए हम कौन सा मॉडल अप्लाई करते हैं, असाइनमेंट मॉडल। दिस इज अ असाइनमेंट मॉडल। अब बात करें कि हमारे पास प्रॉब्लम कॉस्ट की है, टाइम कॉस्ट का है, तो हमें कॉस्ट मैट्रिक्स भी देखना होगा। या हमने कॉस्ट मैट्रिक्स बनाएंगे। कॉस्ट मैट्रिक्स, हमारे पास जॉब्स हैं J1, J2, J3 अप टू हमारे पास JN है, N जॉब्स हैं और हमने N वर्कर्स भी माना, W1, W2, W3, W4 एंड अप टू WN। ये हमारे पास N वर्कर्स हैं। हमने अभी सिचुएशन माना है जितने जॉब है उतने वर्कर हैं। हर वर्कर्स हर जॉब को कंप्लीट कर सकता है, लेकिन सबका कॉस्ट अलग अलग भी हो सकता है। तो कॉस्ट मैट्रिक क्या होगा, J1 वर्कर्स अगर W1 करेगा तो उसका कॉस्ट हमने ले लिया C11, इसका C12 हो जाएगा, C13, C14 एंड अप टू C1N, यानी इस तरीके से हो सकता है। कॉस्ट ऑफ सेकेंड जॉब फर्स्ट वर्कर C22, C23, C324 एंड अप टू C2N। इसी तरीके से C31, C32, C33,
C34 एंड अप टू C3n। इसी तरीके से हमारे पास जॉब n का CN1 क्या हो जाएगा, CN2, CN3, CN4 एंड सो ऑन CNN। यानी ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज द मैट्रिक्स। इस तरह का एक टेबुलर फॉर्म में होगा, वह हमारे पास क्या होगा, वह कॉस्ट मैट्रिक्स होगा। ये चीजें हमारे पास असाइनमेंट प्रॉब्लम में है। तो सबसे पहले असाइनमेंट प्रॉब्लम का जो मेथड्स है, वह मेथड्स क्या होता है, चलिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। आपको यह पॉइंट्स याद रखने हैं। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग असाइनमेंट प्रॉब्लम। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग असाइनमेंट प्रॉब्लम। मेथड्स कौन सा अप्लाई होता है, आपको यह याद रखना है। यह मेथड्स हमारे पास क्या है, हंगेरियन मेथड। यानी मेथड क्या अप्लाई करेंगे हम, हंगेरियन मेथड अप्लाई करेंगे। नाम आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। इसमें आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं, मैचिंग में पूछा जा सकता है, हंगेरियन मेथड। कौन सा मेथड है, हंगेरियन मेथड है। असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेथड हम अप्लाई करते हैं वो है हंगेरियन मेथड अप्लाई करते हैं। कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, हंगेरियन मेथड अप्लाई करते हैं। चलिए अब हंगेरियन मेथड का क्या रूल्स हैं। तो सबसे पहले यहां पे ध्यान देंगे आप लोग, हमारे पास इस असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें दो चीज पे ध्यान देना होगा। वह कौन कौन से दो चीज पे ध्यान देने होंगे। पहला प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का है कि मिनिमाइजेशन का। सबसे पहला पॉइंट, अगर प्रॉब्लम का कॉस्ट मैट्रिक्स गिवन हो तो हमारे पास वह मिनिमाइजेशन है, अगर प्रॉफिट मैट्रिक्स है तो हमारे पास मैक्सिमाइजेशन है। तो आप कहोगे कि सर मैक्सिमाइजेशन का, प्रॉफिट का क्या केस हो सकता है। रेवेन्यू अगर गिवन होगा तो मैक्सिमाइजेशन होगा या नहीं होगा। अब मान लो रेवेन्यू का मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैक्सिमाइजेशन का एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैक्सिमाइजेशन का क्या एग्जांपल होगा, मैक्सिमाइजेशन का एग्जांपल क्या है, मान लो किसी कंपनी के पास सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं और उसके सेल्स एरियाज अलग हैं। मान लिया 3 सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं और 3 सेल्स एरियाज हैं। हर सेल्स एग्जीक्यूटिव हर सेल्स एरिया पे सेल कर सकता है, लेकिन कितना सेल कर रहा है उसे यह ध्यान रखते हुए किस सेल्स एग्जीक्यूटिव को किस एरिया दिया जाए जिससे कि मेरा टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम हो। ये भी तो हो सकता है, ये भी तो एक असाइनमेंट प्रॉब्लम बन सकता है। तो इस तरह का भी प्रॉब्लम होगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा, मैक्सिमाइजेशन है या मिनिमाइजेशन है। उसके बाद हम चेक करेंगे पहला मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन, उसके बाद बैलेंस और अनबैलेंस। अब यहाँ पे बैलेंस और अनबैलेंस की क्या बात आ गई। अगर बैलेंस हमारे पास क्या होगा, इफ नंबर ऑफ जॉब्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर्स, तो बैलेंस। अगर नंबर ऑफ जॉब्स नंबर ऑफ वर्कर्स के बराबर नहीं है तो हमारा अनबैलेंस। तो आपको यहाँ पे टोटल कितने केस बन जाएंगे, मिनिमाइजेशन, बैलेंस, मिनिमाइजेशन, अनबैलेंस। पहला एक केस, दो केस हो गया, मैक्सिमाइजेशन, बैलेंस, मैक्सिमाइजेशन, अनबैलेंस, दो और हो गया। और तीसरा एक यानी कि टोटल 4 यहां हो गए और एक रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन का होगा, क्योंकि किसी पर्टिकुलर वर्कर्स को पर्टिकुलर जॉब अलॉट ना करें तो उस केसेस में क्या कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंगली भी हम लोग कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग अब आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सबसे पहला केस 1, केस 1 मिनिमाइजेशन एंड बैलेंस। मिनिमाइजेशन एंड बैलेंस। मिनिमाइजेशन एंड बैलेंस।
बैलेंस मीन्स क्या होगा यहां? नंबर ऑफ रोज is equal to number of columns. Number of rows is equal to number of columns. ध्यान से हमने कहा नंबर ऑफ जॉब्स इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर्स। ध्यान देना है, अगर मैंने जॉब को रो वाइज अरेंज किया है तो वर्कर को कॉलम वाइज अरेंज करने पड़ेंगे, तभी तो मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होगा। या अगर वर्कर को रो वाइज लिया है तो मेरा जॉब को कॉलम वाइज लेना पड़ेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि रो को जॉब को रो में ही ले और वर्कर को कॉलम ले, ऐसा कोई यहाँ पे सिचुएशन नहीं होता है। आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी वो ले सकते हैं, यहाँ कोई एक उसका स्पेसिफिक रूल नहीं है। अब बात आती है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। मैंने जनरल टर्म में लिया क्योंकि मेरे पास अगर सेल्स एग्जीक्यूटिव और हमारे पास सेल्स एरिया जो होता तो उस केसेस में नंबर ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव इक्वल टू नंबर ऑफ सेल्स एरिया होता, तो वहां पे रो और कॉलम की ही बात होगी। तो इसलिए एक जनरल वे में हमने क्या ले लिया, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं तो उस केसेस में हम क्या करेंगे, वह मेरा बैलेंस प्रॉब्लम होगा। ठीक है, चलिए अब इस केसेस में, मिनिमाइजेशन के केस में हम लोग अब यहां पे कैलकुलेट करेंगे प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले हमारे पास हम लोगों का क्या आएगा, सबसे पहले हम लोग स्टेप्स करेंगे कि क्या स्टेप्स हमें फॉलो करना चाहिए। स्टेप्स, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब स्टेप्स आपको मैं बताऊं स्टेप्स कैसे करना है। क्वेश्चन और स्टेप साथ साथ चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन और स्टेप साथ साथ चलेंगे, क्योंकि स्टेप्स का मतलब क्वेश्चंस के साथ समझा देंगे, आप लोगों को आसान हो जाएगा। चलिए, तो स्टेप्स के लिए कम से कम आप लोग अपने बुक का हाफ पेज तक उसको क्या करेंगे, छोड़ेंगे, और उसके बाद आप क्वेश्चंस पे आते हैं। कम से कम हाफ पेज रखना पड़ेगा आपको। चलिए, सबसे पहले हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, और स्टेप दोनों साथ साथ चलेंगे। द कोकोआ कॉर्पोरेशन हैज 4 प्लांट्स, ईच ऑफ विच कैन मैन्युफैक्चर एनी वन ऑफ द 4 प्रोडक्ट। कोई 4 प्रोडक्ट, एनी वन ऑफ द 4 प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट कॉस्ट डिफर फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर एज फॉलोज। यानी हमारे पास 4 प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट किसी एक प्लांट पे बनाया जा सकता है। देखोगे जरा कॉस्ट दिया हुआ है। प्लांट ए पे अगर प्रोडक्ट 1 बनाते हैं तो 33 रुपीज का कॉस्ट है, 40 रुपीज की कॉस्ट है, 43 रुपीज की कॉस्ट है और 32 रुपीज की कॉस्ट है। बी का इसी तरीके से हमारे पास 35 है, 28 है, 33 एंड 23 है। सी का कॉस्ट दिया हुआ, सी प्लांट से जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका कॉस्ट दिया हुआ है 42, 29, 36 एंड 29। डी से दिया हुआ है कॉस्ट। विच प्रोडक्ट ईच प्लांट शुड टू मिनिमाइज द कॉस्ट। कौन सा प्रोडक्ट हर प्लांट को दिए जाएं जिससे कि टोटल कॉस्ट मिनिमम हो। अब यहां पे मेरे पास प्रॉब्लम क्या है, दिस इज ऑल्सो असाइनमेंट प्रॉब्लम, कि कौन सा प्रोडक्ट किस प्लांट पे बनाई जाए, यानी प्रोडक्ट का अलॉटमेंट होगा प्लांट पे। तो अब यहां पे हमारे पास प्लांट 4 है और प्रोडक्ट 4 हैं, बैलेंस केस है। सबसे पहला यही है आपका, यह बैलेंस केस है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पहला बैलेंस केस लिया है। चलिए, इससे पहले अब आप हम लोगों को स्टेप्स पे आते हैं। सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 सबसे फर्स्ट स्टेप है रो रिडक्शन। रो रिडक्शन
रो रिडक्शन क्या कहता है? रो रिडक्शन टेबल, देखो रो रिडक्शन का मीनिंग क्या है अब यहां पे बताते हैं। अगर मान लिया प्लांट ए, क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, प्लांट ए प्रोडक्ट 1 को कितने कॉस्ट में बना रहा है? 33 में इसका प्रोडक्शन कॉस्ट आ रहा है। इसमें हमारे पास 40 है, 43 और 32 है। प्लांट ए का सबसे लीस्ट कॉस्ट क्या है? प्लांट ए का सबसे लीस्ट कॉस्ट 4 है, 4 प्रोडक्ट का, यानी कि 32 है, यही है ना। फोर्थ प्रोडक्ट, अगर प्लांट ए प्रोडक्शन कर रहा है तो फोर्थ प्रोडक्ट की कॉस्ट 32 है। 1 2 3 प्रोडक्ट से इसका सबसे कम है, यानी मैं यही सोचूंगा कि प्लांट ए फोर्थ प्रोडक्ट बनाए, लेकिन फोर्थ प्रोडक्ट देखोगे प्लांट बी पे भी कम है, प्लांट बी पे भी कम है, तो प्लांट बी पे और कम हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अब प्लांट ए फोर्थ प्रोडक्ट को बनाएगा नहीं, प्लांट किसको बनाएगा? अब बी प्लांट फोर्थ प्रोडक्ट को बनाएगा। अगर कोई भी प्लांट सबसे लीस्ट कॉस्ट वाले प्रोडक्ट को नहीं बना पा रहा है तो उससे हाइयर वाला का बनाएगा कि नहीं बनाएगा? अब मान लो कि प्लांट ए फोर्थ प्रोडक्ट को नहीं बना पाया, तो अगर हम प्लांट ए को फोर्थ प्रोडक्ट अलॉट नहीं करते हैं तो अगला चॉइस आपके पास क्या होगा? अगला चॉइस आपका होगा प्लांट प्रोडक्ट 1 प्लांट ए पर। इसका मतलब अगर मैं क्या कर रहा हूं, अगर फोर्थ प्रोडक्ट को ना अलॉट कर रहा हूं तो मैं प्रोडक्ट किसको अलॉट करूंगा? 1 को, जिसके कारण मुझे 1 रुपीज की कॉस्ट बढ़ेगी। क्यों? 32 रुपीज यहां कॉस्ट था, यहां कितना हो गया? 33 हो गया। यानी प्लांट वाइज हर प्रोडक्ट में मैं अगर सबसे लीस्ट कॉस्ट वाले प्रोडक्ट को नहीं अलॉट करता हूं तो मेरा कितना कॉस्ट बढ़ेगा। सेम उसी तरीके से अगर बी प्लांट के बारे में सोचें, बी प्लांट में देखो सबसे लीस्ट कॉस्ट किसका है? फोर्थ का है। फोर्थ को अगर मैं यहां अलॉट ना करूं तो अगला किसको अलॉट करूंगा? सेकंड को करूंगा, तो कॉस्ट कितना हमारे पास? 28 हो गया, मतलब 5 रुपीज का बढ़ेगा। यानी इस तरीके से हम यह चेक करेंगे कि हर प्लांट से अपने प्रोडक्ट वाइज से कितना मिनिमम कॉस्ट वाले प्रोडक्ट को अलॉट ना करूं तो मुझे कितना कॉस्ट का इंक्रीमेंट होगा, ये पहले एनालाइज कर लेते हैं। तो रो रिडक्शन यही कह रहा है कि प्लांट रो में है तो प्लांट वाइज हमने क्या किया, हर प्रोडक्ट का कितना कॉस्ट इंक्रीमेंट होगा यह कैलकुलेट कर लेना है सबसे पहले। तो चलिए सबसे पहला हमारे पास स्टेप यही है। स्टेप क्या हो गया? रो रिडक्शन। रो रिडक्शन में क्या कहता है? सेलेक्ट मिनिमम एलिमेंट from each row and subtract it from each element of respective row। ईच एलिमेंट ऑफ रेस्पेक्टिव रो, रेस्पेक्टिव रो के एलिमेंट में से ऐड क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दिस इज द रो रिडक्शन। यह पहला रो रिडक्शन हुआ। चलिए इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। बहुत नीचे आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1। चलिए सबसे पहले टेबल नंबर 1, यहां लिखेंगे आप रो रिडक्शन। क्या लिखेंगे? रो रिडक्शन। आपके पास प्लांट ए बी सी डी है, उसको लिख दिया मैंने, ए बी सी और डी। इसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट है 1
2, 3 और 4। चलिए देखिए, फर्स्ट रो में सबसे लीस्ट कॉस्ट कितना है 32। 32 को सब में से माइनस करेंगे, कितना आएगा 33 माइनस 32, 40 माइनस 32, 43 माइनस 32 एंड 32 माइनस 32। चलिए यहां पे क्या आएगा हमारे पास, अब 33 माइनस 32 1 आ गया, उसके बाद कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा, 40 माइनस 32 एंड 43 माइनस 32 9, 11 सॉरी क्या आ जाएगा 43 माइनस 32 11, 43 माइनस 32 11 और 32 माइनस 32 0। अब इसी तरीके से बी में सबसे लीस्ट क्या है 23। इस 23 को बी रो में जो एलिमेंट्स है उसमें से माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 12 5 8 0, यही आएगा। 35 माइनस 23 तो 12 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास 28 माइनस 23 5, 31 माइनस 23 8 0। सी के लिए सबसे लीस्ट क्या है 29, 42 माइनस 29 ये हो जाएगा 13 0 7 0, यानी हमारे पास 42 माइनस 29 कितना आ गया 13। 29 माइनस 29 0, 36 माइनस 29 7 0। इसी तरीके से फोर्थ रो के लिए सबसे लीस्ट 27 है, 27 माइनस 27 0, 42 माइनस 27 15, 44 माइनस 27 17, 38 माइनस 27 कितना हो जाएगा 11। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, 27 माइनस 27 0, 42 माइनस 27 15, 44 माइनस 27 17 एंड 38 माइनस 27 11। यह हमारा रो रिडक्शन आ गया। अब रो रिडक्शन क्या बताया कि हर रो अपने लीस्ट कॉस्ट वाले, अगर जॉब और वर्कर्स की बात करूं, लेकिन यहां मेरा प्रोडक्ट और प्लांट की बारे में बात है। हर प्लांट अपने लीस्ट प्रोडक्ट को अगर अलॉटमेंट नहीं करते हैं तो मुझे कितना कॉस्ट में चेंजेस आएगा उसका टेबल पहला आ गया। आपने प्लांट वाइज तो एनालाइज कर लिया, उसके बाद अब क्या करोगे आप, अब रो कॉलम वाइज करोगे, मतलब प्रोडक्ट वाइज भी एनालाइज करना पड़ेगा। सिर्फ एक तरफ से नहीं चलेंगे हमें दोनों तरफ से चलना पड़ेगा। प्लांट वाइज प्रोडक्ट का तो एनालाइज कर लिया, अब प्रोडक्ट वाइज में देखेंगे ना कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट का किस प्लांट पे सबसे लीस्ट कॉस्ट आता है। सिर्फ यही थोड़े ना चेक करना है, हमें यही चीज है ना। चलिए स्टेप नंबर 2 जिसको कहते हैं कॉलम रिडक्शन। स्टेप नंबर 2 इज कॉलम रिडक्शन। फ्रॉम रिजल्टेंट टेबल select minimum element from each column and subtract it from each element of respective column, each element of respective column, respective column के हर एलिमेंट में से माइनस करना है। चलिए इसका ट्रीटमेंट देखते हैं।
टेबल नंबर 2, यह हो गया टेबल नंबर 2। यह है कॉलम रिडक्शन। यह है कॉलम रिडक्शन। ए, बी, सी और डी, 1, 2, 3 और 4। पहला कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में देखो रिजल्टेंट टेबल मतलब टेबल नंबर 1 से पहला तो हमने एनालाइज कर लिया। अब उसी के बाद मिनिमम में से अगेन मिनिमाइज देखना है। देखो पहला कॉलम में सबसे लीस्ट 0 है, तो 0 को सब में से पहले कॉलम के एलिमेंट्स में से माइनस करेंगे तो सेम ही रह जाएगा। 1, 12, 13 और 0, ये तो सेम रहेगा। सेकेंड कॉलम में भी देखो सबसे लीस्ट 0 है, तो ये भी वही रह जाएगा। 8, 5, 0 और 15। थर्ड कॉलम में देखो सबसे लीस्ट 7 है, 7 को माइनस कर देंगे तो 11 माइनस 7 हो गया 4, 8 माइनस 7 1, 7 माइनस 7 0 और 17 माइनस 7 10 और फोर्थ में तो 0 है ही, तो 0 0 11। ये तो हमारे पास आ गया। अब देखो 0 क्या बता रहा है, सिंपल सी बात है, 0 बता रहा है कि यहां सबसे लीस्ट कॉस्ट होगा, यही होगा ना। यानी 0 कहां पे हो रहा है, आपने मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट किया था तो मिनिमम एलिमेंट को सभी में से माइनस किया था तो एलिमेंट अपने आप में तो 0 हो गया, मतलब 0 बता रहा है कि वहां सबसे लीस्ट कॉस्ट हो रहा है। तो अब हमें पता करना है कि कौन सा हमारे पास इसका अलॉटमेंट करना है, वो 0 के आधार पर ही होगा। इसका क्या सिचुएशन होगा वो थर्ड स्टेप में डिस्क्राइब कर रहे हैं। थर्ड स्टेप में क्या कह रहा है, स्टेप नंबर 3 कहता है कवर ऑल द जीरोज बाय मिनिमम नंबर ऑफ horizontal and vertical straight lines, horizontal and vertical straight lines, मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल स्ट्रेट लाइन से कवर करना है सभी 0 को। अब देखोगे हमारे पास सिचुएशन यहां पे है, कवर ऑल द 0, टेबल नंबर 2 में करना है। कवर ऑल द 0 बाय मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। अब मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल स्ट्रेट लाइन कैसे निकालेंगे, ये ध्यान रखना है। कैसे हम पता करेंगे, ध्यान रखना 0 को कवर करना है तो यह मत समझना कि सिर्फ सिर्फ हॉरिजेंटल लाइन या सिर्फ हमारे पास वर्टिकल लाइन, मिक्स भी हो सकता है। क्रॉस नहीं होगा यानी डायगोनली नहीं होगा, कोई भी डायगोनली स्ट्रेट लाइन नहीं कटेगा, ये आप ध्यान रख लेना। हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल ही होना चाहिए, यानी एक टेबल में हॉरिजेंटल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है, मिक्स होगा दोनों, या सिर्फ हॉरिजेंटल या वर्टिकल से भी मिनिमम कट सकता है। काटने का क्या तरीका है, जिस रो या जिस कॉलम में सबसे ज्यादा 0 हो सभी पहले उसी को हॉरिजेंटल या वर्टिकल स्ट्रेट लाइन से काटेंगे। जिस रो में सबसे ज्यादा 0 या जिस कॉलम में सबसे ज्यादा 0 हो सबसे पहले उसी रो या कॉलम को हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन से कवर करेंगे। तो सबसे पहले वही कवर करेंगे। चलिए देखोगे फर्स्ट रो में आपके पास 1 0 है, सेकेंड रो में 1 0 है, थर्ड रो में 3 0 है और फोर्थ रो में 1 0 है। फर्स्ट कॉलम में 1 है, सेकेंड कॉलम में 1 है, थर्ड कॉलम में 1 है और फोर्थ कॉलम में 3 है। अब देखिए 3 का टाई अप हो रहा है। क्या टाई अप हो रहा है, थर्ड रो में 3 है और फोर्थ कॉलम में 3 है, तो आप किसी को आप सिलेक्ट करो। चलिए मैंने क्या किया, आप इसको पेंसिल से पेपर में काटोगे, ये आपका आ गया क्या चीज, थर्ड रो को हमने काट दिया। थर्ड रो को जितने भी 0 कट गए उसको इग्नोर करते हुए
फिर दोबारा चेक करेंगे किस रो में सबसे ज्यादा है। देखो फर्स्ट रो में 1 है, सेकंड रो में 1 है, फोर्थ रो में 1 है, फर्स्ट कॉलम में 1 है, सेकंड कॉलम में लेने की जरूरत नहीं, उसका 0 कट चुका है, थर्ड कॉलम में भी 0 कट चुका है, और हमारे पास क्या है, फोर्थ कॉलम में 2 हैं, तो मैंने फोर्थ कॉलम वाले को काट दिया यहां से। अब आपके पास सिर्फ एक 0 बचा हुआ है, यह तो डी रो में है या फर्स्ट कॉलम में है, आपके पास चॉइस है, किसी तरीके से काटो। मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन से काटना है, आप तो काट सकते हो मैक्सिमम ज्यादा, लेकिन कम से कम कितने में कटेंगे। कम से कम कहने का मतलब अगर नंबर ऑफ रो या नंबर ऑफ कॉलम के बराबर कट जाता है, वो सबसे मिनिमम होगा तब तो ठीक है, लेकिन उससे कम में कट रहा है तो उससे कम में ही काटना है, ये ध्यान रखना है। हमने यही लिखा है, कवर ऑल द 0 बाय मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। वह स्ट्रेट लाइन या तो हॉरिजॉन्टल होगा या वर्टिकल होगा। अब यह सिचुएशन आ गया, अब हमारा सिचुएशन का स्टेप्स में आते हैं जरा। कवर अप कर लिया, यानी अब क्या लिखेंगे, इफ मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एसटी स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, then it is optimum solution, then it is optimum solution, optimum solution होगा। then assign the job, उसके बाद हम assign करेंगे, then assign the job, जो भी jobs होगा उसको assign करेंगे। यह पॉइंट ध्यान रखना, अगर मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम के बराबर आ जाता है तो आपका ऑप्टिमम हो गया। अगर नहीं आया तो क्या करोगे, अगला स्टेप है, यह कहता है इफ मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज लेस देन नंबर ऑफ रो और कॉलम, नंबर ऑफ रो और कॉलम्स, देन क्या करेंगे, सेलेक्ट मिनिमम एलिमेंट, select minimum element from uncovered element। अब यहां पे एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, uncovered element। अगर मेरा मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बराबर नहीं है नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का, तो उस केसेस में अनकवर्ड एलिमेंट में से मिनिमम एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे एंड subtract it from each uncovered element। जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट हैं उसमें से माइनस कर देंगे, बट एड टू दोज एलिमेंट where line intersects, where line intersects, those element where line intersects, those element where line intersect, जहां पे लाइन इंटरसेक्ट करता है वहां पे ऐड कर देंगे। चलिए अब यही चीज हमें देखना है, टेबल नंबर 2 में क्या कहता है, हेयर नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 3, दिस इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स, सो इट इज नॉट ऑप्टिमम। या ऑप्टिमम नहीं है। अगर ऑप्टिमम नहीं आया है तो हमारे पास ऑप्टिमम फाइंड करने के लिए अगर नहीं आया तो आपको यह स्टेप लगाने होंगे। कौन सा, यह स्टेप यूज करना है। यह हमारे पास क्या होगा, अगर ऑप्टिमम नहीं है तो यह हमारे पास टू फाइंड द ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। यहां पे
यह स्टेप बार बार चलेगा। ऑप्टिमम फाइंड आउट करने के लिए अगर हमारे पास नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बराबर नहीं आया है तो हमें बराबर करना पड़ेगा। करने का तरीका मैंने बताया इस स्टेप से। रीजन क्या है मैं वो भी बता दे रहा हूं आपको। मान लिया जाए कि जैसे सी रो का कवर कर लिया, डी रो कवर कर लिया और फोर्थ रो कवर कर लिया, इसका मतलब वहां पे हम अलॉटमेंट कर सकते हैं लेकिन वह प्रॉपर नहीं आ रहा है। तो उस केसेस में जो अनकवर्ड है जहां पे हम कर सकते हैं, जैसे हमने एक लाइन से जो काट दिया, जो एलिमेंट कट गया है वो कवर्ड होता है, उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। अब अलॉटमेंट कहां से करेंगे, कॉस्ट को मिनिमाइज कहां करेंगे, अनकवर्ड में से करेंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अनकवर्ड में से मिनिमम सेलेक्ट करेंगे। अनकवर्ड एलिमेंट जो स्ट्रेट लाइन से एलिमेंट नहीं कटा है, जैसे 1, 8, 4, 12, 5, 1, यह अनकवर्ड एलिमेंट है, वह अनकवर्ड एलिमेंट में से मिनिमम सेलेक्ट करेंगे और जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है यहां पे ऐड करते हैं। चलिए टेबल नंबर 3 बनाएंगे। अब इस पे टेबल नंबर 3, टेबल ने 3 या इंप्रूव्ड टेबल होगा, इसको कहते हैं इंप्रूव्ड टेबल। ए, बी, सी और डी, फर्स्ट 1, 2, 3 और 4। देखिए अनकवर्ड एलिमेंट हमारा क्या है, यहां अनकवर्ड एलिमेंट में सबसे लीस्ट 1 है और इस 1 को अनकवर्ड में से ही माइनस करना है, कवर्ड में से नहीं माइनस करना है। लेकिन कवर्ड के वहां पे ऐड करना होगा जहां इंटरसेक्ट कर रहा होगा, यानी 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, 8 में से 1 माइनस करेंगे 7, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 और 0 को कुछ नहीं करना है। 12 में से 1 माइनस करेंगे 11, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 और 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 और यह 0 हो गया। 13 को कुछ नहीं करना है, 0 को कुछ नहीं करना है, यह कवर्ड है 0। लेकिन कवर्ड में देखो इंटरसेक्शन है, यहाँ पे 0 में 1 ऐड करेंगे, मिनिमम एलिमेंट ऐड होगा, जो भी होगा 2 होता तो 2 ऐड करते, तो यहाँ पे 1 आ गया। 0 में कुछ नहीं करेंगे, 15 में कुछ नहीं करेंगे, 10 में कुछ नहीं करेंगे, 11 में 1 ऐड करेंगे, 12 हो जाएगा। फिर वही, यानी हमारे पास यह स्टेप नंबर 3 को हम बार बार चेक करेंगे। यानी अगर स्टेप नंबर 3 चलेंगे, कवर ऑल द जीरो, जैसे ही आपने यह स्टेप किया उसके बाद हम सारे कवर करेंगे ऑल द जीरोज को। यह स्टेप नंबर 3 यह बार बार रिपीट होगा। कब तक, जब तक कि हमारे पास नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन बराबर ना आ जाए। चलिए अब देखते हैं बराबर है या नहीं है। पहला रो में 2 एलिमेंट्स हैं, दूसरा रो में 2 एलिमेंट्स हैं, तीसरा रो में 2 एलिमेंट्स हैं, चौथा में 1 है। फर्स्ट कॉलम में 2 हैं, सेकंड कॉलम में 1 है, थर्ड कॉलम में 1 है, फोर्थ कॉलम में 2 हैं, थर्ड कॉलम में भी 2 हैं। चलिए 2-2 को देखते हैं, काटते हैं जरा क्या आता है। यह आ गया, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें 1 है, तो हम ऐसे भी काट सकते हैं, किसी भी तरीके से काट सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, हियर मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन इज, हियर मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन is equal to 4 is equal to number of rows or number of columns. So it is optimum solution. So it is optimum solution. या optimum solution आ गया, या optimum solution आ गया। ठीक है, या ऑप्टिमम सॉल्यूशन आ गया। इसके बाद अब हमारे पास जब ऑप्टिमम सॉल्यूशन आ गया तो हम जॉब को असाइन करेंगे। तो अब करते हैं असाइनमेंट ऑफ प्रोडक्ट टू प्लांट, यही होगा ना, असाइनमेंट ऑफ प्रोडक्ट टू प्लांट। अब असाइनमेंट करने का तरीका देखोगे, हमारे पास प्लांट्स हैं, प्रोडक्ट और कॉस्ट भी देखना है साथ में। आपके पास प्लांट ए, बी, सी, डी। अब देखो अलॉटमेंट कैसे करोगे, अलॉटमेंट का तरीका,
सबसे पहले कैसे, कहां पे अलॉटमेंट की जाएगी, जीरो वाले पे। ध्यान देना, जीरो क्या बता रहा था, जीरो सबसे लीस्ट कॉस्ट वाला बता रहा था। अलॉटमेंट भी जहां जीरो है वहीं होगा। तो जीरो को कंसीडर करने का क्या तरीका है, जिस रो, ध्यान से, जिस रो या जिस कॉलम में सिंगल जीरो होगा सबसे पहले उसे अलॉट करेंगे। देखो जरा, फर्स्ट रो में 2 जीरो हैं, सेकेंड रो में 2 जीरो हैं, थर्ड रो में 2 जीरो हैं, फोर्थ रो में 1 जीरो है, 1 मिल गया। अगर रो में नहीं मिलता तो आप कॉलम में चेक करते, ये ध्यान रख लेंगे। यानी हमारे पास डी को मैं फर्स्ट जॉब दे दूंगा, यानी देखो जरा, डी प्लांट पे मैं फर्स्ट प्रोडक्ट बनाऊंगा। अगर डी को मैं फर्स्ट प्रोडक्ट बनाऊंगा डी का, तो देखो ए को अब फर्स्ट प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास देखो ए प्लांट पे 1 का भी जीरो है, फर्स्ट प्रोडक्ट का भी जीरो है। तो अगर ए को प्रोडक्ट 1 को मैंने डी प्लांट पे अलॉट कर दिया, तो प्रोडक्ट अब किसी को अलॉट नहीं होगा, वह प्रोडक्ट 1 किसी को अलॉट नहीं होगा 1-to-1 बेसिस के कारण। तो इसको आप क्या करोगे, इस तरीके से कैंसिल आउट करोगे। अब फिर चेक करेंगे, देखो अब फर्स्ट रो में मिल गया सिंगल जीरो की नहीं मिल गया, देखो फोर्थ पे आ रहा है, इसको अलॉट किया, यानी प्रोडक्ट फोर्थ को मैं फर्स्ट प्लांट पे अलॉट करूंगा। लेकिन देखोगे फोर्थ प्रोडक्ट में बी पे भी जीरो है, तो यहां पे इसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा। जैसे इसको कैंसिल आउट करेंगे, देखो बी का आ गया, बी को हमने दे दिया थर्ड, तो यहां से यह कैंसिल आउट हो जाएगा। सी को सिंगल मिल गया हमारे पास 2, अलॉटमेंट हो गया। अब आपका देखिए, ए को हमने क्या दिया, प्रोडक्ट नंबर 4, बी को कौन सा प्रोडक्ट दिया, प्रोडक्ट नंबर 3, सी को क्या दिया 2, और डी को क्या दिया 1। अब आपका जो ओरिजिनल टेबल है उससे कॉस्ट देखोगे, प्रोडक्ट ए फोर्थ प्रोडक्ट को अगर हम देते हैं तो देखो क्वेश्चन में क्या है 32 है कि नहीं है, चेक करो। प्रोडक्ट ए को हम फोर्थ प्रोडक्ट, प्लांट ए को फोर्थ प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो क्या आ गया 32 आ गया, 32 कॉस्ट है हमारा। बी को 3 दे रहे हैं, बी को 3 में कितना आ रहा है 31, सी को 2 दे रहे हैं मतलब 29, और डी को कितना है हमारे पास 27। टोटल कॉस्ट यहां से निकल जाएगा, यहां से आ गया टोटल कॉस्ट। नाइन 10 9 19 1 4 3 7 9 7 16 3 19 1 1 1 1 1 4 4 3 7 7 7 7 4 11 119, ये आंसर हो जाएगा इसका। यह है आपका असाइनमेंट का फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है। ये तो हम लोगों ने क्या किया, असाइनमेंट का क्वेश्चन किया। तो असाइनमेंट तो हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया है। अब इसके आगे ध्यान देना, हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। हैप्पी लर्निंग। आप लोगों को जो डाउट्स हो यहां पे व्हाट्सएप करें। नाइन 9873088920। अभी तक हम लोगों ने जो असाइनमेंट का फर्स्ट पार्ट किया, असाइनमेंट होता क्या है, इसमें से आपको डेफिनेशन से आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस मैचिंग में होता है, आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। हमने मेथड बताया, हंगेरियन मेथड बताया, उसका भी आप मैचिंग में ध्यान रखेंगे या एमसीक्यू में ध्यान रखेंगे। आपके यहाँ पे एमसीक्यू, डेफिनेशन से एमसीक्यू और आपका क्या होगा, मैचिंग से क्वेश्चन हो सकता है। और स्टेप्स हमने बताए, उसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और हमने एक पहला केस किया, क्या चीज, मिनिमाइजेशन एंड बैलेंस। अभी नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन करेंगे एंड देन अनबैलेंस पे मूव करेंगे। अभी इसके 3-4 क्लासेस हम लेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से आपका असाइनमेंट भी हो जाए। ओके, क्लास के लिए थैंक यू वेरी मच।